Assalamualaikum. There is chemistry chapter number 1 lecture number 2 and Areza Chaudhary mentors here. कल हमने पढ़ा था एटम का एविडेंस कि एटम कैसे पाया जाता है, कार्बन की शीट पढ़ी थी, मॉलिक्यूल पढ़ा था, आयन पढ़ा था, मोलेकुलर आयन पढ़ा था, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, एएमयू पढ़ा था, आइसोटोप्स पढ़ा था और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स पढ़ा था। और थोड़ा सा मैंने बिट कॉन्सेप्ट दिया था स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर कि स्पेक्ट्रोमीटर से कैसे हम आइसोटोप्स की अबंडेंस को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे आसान काम है कि एक चीज़ आ रही है, हमने इसकी जस्ट आपने डायाग्राम जो है ना 1 से 2 बार प्रैक्टिस करनी है और जो इसकी इतनी ज़्यादा रीडिंग लिखी हुई है ना ये आपने पढ़नी है। रीडिंग देख के घबरा नहीं जाना। जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं ना उनके लिए बोल्ड है डेफिनेशन, ठीक है। जो गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं यानी कि उसका नाम जिनके पास गवर्नमेंट की बुक्स हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर जो है, या फैसलाबाद मुल्तान शावर जो भी है, पंजाब के अंदर अंदर मैं बात कर रहा हूँ। जो आउट ऑफ पंजाब है उनका अगर सिलेबस मिलता है तो उनके पास भी यही बुक होगी। तो बात करेंगे स्पेक्ट्रोमीट्री की, तो इससे हमने अबंडेंस मालूम करनी। मैंने क्या कहा था इसके ऊपर कि क्या होता है, एक गन होती है, गन के अंदर क्या होता है, प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स के अंदर मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, एंड पे मीटर होता है। उसके बाद मैथ नंबर हम मालूम कर सकते हैं, मैथ नंबर मालूम, उसके साथ मैथ्स किस में मालूम करेंगे, एएमयू के अंदर, ठीक है। तो कल का ओवरव्यू ये होगा। तो आज भी हम 45 मिनट में बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई बच्चा पज़ल हो जाए, थकावट हो जाए या कुछ भी हो जाए ऑनलाइन पढ़ने, या फिर आप सुबह कॉलेज गए हैं, कोचिंग सेंटर गए हैं, या फिर कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा रहा, कॉलेज गया जा रहा है, बीमार हो गया या कोई भी हो गया, बच्चे अपने माइंड को रिलैक्स करना है। सबसे पहला फंक्शन ये है, माइंड को रिलैक्स करना है। और मेरे पीछे जितनी भी वॉइसेस आ रही हैं उसको आपने निगलेक्ट करना है, सिर्फ मेरी वॉइस के ऊपर तवज्जो करनी है। अगर दूसरा मैंने आपको क्या कहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आपका टेस्ट भी होगा, आपने टेस्ट सारे देने हैं जितने भी हो सके। बच्चे चाहे ऊपर से देख के मुझे टेस्ट दे दो, मुझे उससे कोई बात नहीं है, मैं चेक करूँगा जितनी जल्दी हो सके। पीडीएफ में आपने करके देने हैं, ऑनलाइन चेक होंगे। उसके अलावा मैं ड्राइव पे आपका टेस्ट पड़ा होगा, ठीक है। आपने अपनी ड्राइव पे नहीं रख लेना कि हमें पता ही ना चले। ना ईमेल का इतनी रसाई है नहीं हमारे पास, तो इस तरह करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना टेस्ट नहीं दे सकता तो वो मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं एज आ एडमिन हूँगा, तो वो मेरे नंबर के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं उसका पेपर चेक करके उसको बैकअप कर दूँगा। उसके अलावा अगर कोई ग्रुप के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो मुझे वैसे वॉइस मैसेज कर सकता है, या फिर अगर वॉइस मैसेज नहीं करना आता या कोई बच्चे होते हैं वो नहीं बोला नहीं जाता उनसे, या कोई अलग बात होती है, तो वो लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। बच्चे अगर टाइप करने में मुश्किल होती है, यही नहीं कि आप इंग्लिश में ही क्वेश्चन करें कि हम इंग्लिश में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में सारा कुछ कर रहे हैं। बच्चे मैं समझा भी तो आपको उर्दू में रहा हूँ ना, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उर्दू लिख सकते हैं कि यानी कि समझ आनी चाहिए उसकी। अगर मुझे समझ नहीं आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कल का ओवरव्यू ले लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल के ओवरव्यू के बाद हमने एटम के बारे में पढ़ा था। एटम के बाद मैंने बता दिया हुआ है, ये आपको मेन चीज़ें बताई थी। कार्बन शीट के बारे में बताया था। उसके बाद कैसे हम उसका नाम है इलेक्ट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ये पढ़ा था हमने। तो थोड़ा सा यहाँ से रेजअप कर लेते हैं, ये जगह में यूज़ में आ जाएगी, ठीक है। पेज चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम एक स्पेक्ट्रम अपना ड्रा करने की कोशिश करेंगे अगर हमसे हुआ, ठीक है। जिस चीज़ को मैं येलो कर रहा हूँ ना वो इसकी डेफिनेशन है।
मैस स्पेक्ट्रोमीटर मीटर मैस स्पेक्ट्रोमीटर वो कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट mass of different isotopes of an element। ठीक है, ये जस्ट शॉर्ट उसका नाम है इसकी है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है इसकी जस्ट डेफिनेशन लिखें, 2 पॉइंट्स अगर आपको आते हैं वो लिखें, नहीं तो इसकी मैथमेटिकल रिलेशनशिप लिख दें। वो मैं अभी समझाऊंगा कि मैथमेटिकल इसको कैसे किया जाता है। वो होता है m over e is equal to h का स्क्वायर r का स्क्वायर ओवर 2e। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं, यहाँ आपकी बुक के ऊपर भी होगा। सेंट्रल पार्ट में होगा एम और ई की वैल्यू, वो 2 नंबर दे देगा। ये देखें जूम आउट कर, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख देंगे उसको पता चल जाएगा। एम ई इज इक्वल टू एच आर ओवर, इसको मैं येलो से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, ये आप मैथमेटिकल इक्वेशन ई एम की क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। तो ई एम की वैल्यू ये लिख देनी है। अब देखते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर है क्या, साथ में स्टडी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, 7 मिनट गुजर चुके हैं। कहते हैं इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज इंसर्ट वोलेटाइज एंड देन आयोनाइज्ड। पहले वोलेटाइल किया जाता है, उसके अंदर फेंका जाता है, फिर आयोनाइज किया जाता है, यानी उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। ठीक है, आयोनाइज्ड विद एंड द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल हमने आयन पढ़ा था, आयन के अंदर भी क्या पढ़ा था कि कोई पावर चाहिए, कोई एनर्जी चाहिए, तभी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करके, या एक स्टेबल उसका नाम है कोई भी कंपाउंड है, वो जब तक उसकी निकलेगी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी वो क्या कर सकता है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, then the gaseous positions ions thus formed the separated on the basis of their masses charge ratio me value and recorded in the form of peaks। यानी कि पीक्स की फॉर्म में हम रिकॉर्ड करेंगे लाइक दैट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है जो C12 है, कल हमने पढ़ा है, उसने कहा कि C जो 12 है, 12/6 है। ठीक है, इसकी पीक जाएगी, ये पाया जाता है 99.985 99.985। इसकी पी क्या होगी, हाई होगी। ग्राफ बनाए ना, तो इसकी पी क्या होगी, हाई होगी। अगर हम बात करें C613 की, ठीक है, और अब वो कहता है C6 जो 13 है ये पाया जाता है 0.015। सॉरी, ये एग्जैक्टली लिखा नहीं जा रहा, तो इसकी पीक छोटी सी होगी। ठीक है,
इस तरह पीक की सूरत में वो पता चल जाता है। ठीक है, अब वो कहते हैं एम ई वैल्यू होगी इसकी, उसका एक्चुअली मैथ स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ द डाटा इन द वे ऑफ एम ई, यानी कि मैथ ओवर इलेक्ट्रॉन की जो रेशो होगी उसके ऊपर प्लॉट होगा। अब बेसिस एक्सिस पे लिया जाएगा, एम ई वैल्यू किस पे ली जाएगी, एक्स एक्सिस पे, और रिलेटिव एटॉमिक मास किस पे लिया जाएगा, वाई एक्सिस पे। ये आपको मैं किसका नाम है बाद में एक ग्राफ बताऊंगा। जो गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं उनकी फिगर नंबर है 1.3, फिगर नंबर है 1.3। एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले पहले है, ब्लू में दी हुई है। दूसरे बच्चों की भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ना रश टॉपिक है, रश रश समझते हैं ना आप, कि हार्श, रश नहीं तो हार्श समझ लें। इधर आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने स्पेक्ट्रोमेट्री दी है। ये देखें, रिलेटिव एटॉमिक मास किधर लिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास किधर लिया, वाई एक्सिस पे, और मास नंबर यानी कि एम ई वैल्यू किधर ली है, जो अबंडेंस है उसकी, जो कंपाउंड की प्लॉटेड ग्राफ की अबंडेंस है वो किधर ली गई है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे दूसरी। अगर हम वाई एक्सिस पे उसको ले लें, ग्राफ मुड़ भी सकता है बच्चे, ज़रूरी नहीं ये हदीस ही लिख दी गई है कि आपने इस तरह ही करना है, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू बुक चलना है। तो बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे। 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो ज़्यादातर तो एग्जाम्पल्स आती हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपने ये सारा ही नहीं लिख देना, शॉर्ट टर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन आपकी जो डायग्राम है ये वाला ठीक होना चाहिए, और ये वाली डायग्राम ठीक होनी चाहिए। अब इस डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आकर उसके बाद वो क्या उसको किया जाएगा, हीटेड फिलामेंट के अंदर से गुजारा जाएगा। हीटेड फिलामेंट को कौन सा चार्ज दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा। फिर नेगेटिव ग्रिड होगा अंदर। जब पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा हीटेड फिलामेंट को, तो आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग कर जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होगा, वो भाग कर जाएगा, ग्रिड के अंदर से गुजरेगा, तो आगे किसका नाम, प्लेट के अंदर से गुजरेगा। दो प्लेटों के अंदर से गुजरने के बाद एनालाइजर से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि उससे नीचे को मुड़ेगा, क्योंकि ये एक गन की तरह होती है, तो उसको गन की शेप दी है। ठीक है, दूसरा फिर एविक्यूटेड गैस इन्वेलप होगा जो इसके इर्द गिर्द होगा, और मैथ नंबर की एक प्लेट लगी होगी। ठीक है, जिसे डिटेक्टर भी कहते हैं। ये मैथ नंबर है, डिटेक्टर है। ठीक है, ये गैस इन्वेलप है। ठीक है, ये नेगेटिव ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड है, हीटेड फिलामेंट, या अब हीटेड फिलामेंट थोड़ा सा ब्लर हो गया, हीटेड फिलामेंट है। ठीक है, ये पिक्चर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ड्रा लाजमी करनी है। आपने लिखने से पहले ड्रा कर देनी है, फार्मूला पहले लिख देना है, ताकि चेकर को पता चल जाए, जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि बच्चे को आता है। अगर वो आप पिक की देख लेगा, अगर आपकी डायग्राम अच्छी है, तो इट मीन्स डैट कि उसको पता चल जाएगा कि आपको आता है, पेपर आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं उधर अपनी रीडिंग की तरफ। वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल Eastern's mass spectrometer was designed to be identify the isotopes of element on the basis of atomic masses। उसने atomic masses जैसे पहला जो बना था प्रेडिटेबल, वो atomic masses बना, इसलिए स्पेक्ट्रोमेट्री किस पे बनाई गई, atomic masses के ऊपर बनाई गई। It was designed in the identification शनाख्त को कहते हैं ऑफ द एलिमेंट विच वेयर द अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, जो किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनको जब सॉलिड स्टेट में लाया जाएगा तब हम स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में नहीं डाल सकते। ठीक है, आगे उसके बारे में लिखा हुआ है, द प्रेशर ऑफ, इसके वेपर प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है। ये छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, ये आपने याद कर लेनी है, बाकी आपने ज़्यादा नहीं करना है इसका। वेपर प्रेशर क्या होगा,
10 से 13 और 10 to 17 टोटल होगा। ठीक है, ये MCQ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, मोर ओवर आपने क्या याद करना है, इसमें से ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए मैं आपने एक बार रीड कर लेना है। इसकी EM वैल्यू मालूम करने का फार्मूला, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो याद करनी है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस जो E होगा, जो M/E मैस ओवर इलेक्ट्रॉन वैल्यू होती है, वो आपने देखनी है, मैस ओवर इलेक्ट्रॉन वैल्यू देखनी है। उसके बाद अप्लाइड बिटवीन द परफेक्ट एक्सेलेरेटेड प्लेट्स, वो एक्सेलेरेटेड प्लेट्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं। एक्सेलेरेटेड प्लेट्स किधर को होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे। ये जो है एक्सेलेरेटेड प्लेट्स है, ग्रिड के बाद जो आ रही हैं ये एक्सेलेरेटेड प्लेट है, जो उनको और उसके बाद एनालाइजर आ रहा है। एक्सेलेरेटेड प्लेट एक हॉरिजॉन्टल लगी होती है और एक पैरेलल लगी होती है, जो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देती है। ठीक है, अब वो क्या, वेयर H इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आना है, यहाँ पे F नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा एरर है टाइपिंग का, यहाँ पे F आना है, फील्ड। ठीक है, field is a strength of electrical field. R is the radius of the circular path. If E is increased by keeping H constant, जब H को constant रख दिया जाए, H को constant रख दिया है, तो कहता है R के साथ क्या, radius will be increase and positive, sorry तो सारा increase and positive ion of the particle M/E will fall, यानी कि M और E क्या हो जाता है, fall यानी गिर जाएगा। जब R क्या है, H इनको कांस्टेंट रख दिया जाए, तो R को इंक्रीज कर दिया जाए, उसका रेडियस बढ़ा दिया जाए, तो M और V इंक्रीज हो जाता है। और यही वजह है बच्चे कि वो स्पेक्ट्रोमीट्री के एंड पे एनालाइजर से नीचे को मुड़ जाता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, each ion set up the minute इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है। जैसे ग्रिड के अंदर, ग्रिड क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट होता है। और नीचे उसके क्या होता है, वैक्यूम पंप के ज़रिए सारी हवा निकाल ली जाती है, क्योंकि अगर हवा होगी उसके अंदर आप कार्बन डालते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, क्यों, ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद होती है, इसलिए स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से हवा निकाल दी जाती है, वैक्यूम बनाया जाता है। तो आगे वो कहता है द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मेड विद C12 आइसोटोप्स, ये दिखाया गया है किसमें, फिगर नंबर 1.2 में। तो उसके बाद आपने मेन करना है, वो कहता है सम इम्पोर्टेंट, जो मेन चीज़ अब वो सारी वही चीज़ बताई जाएगी जो फिगर के अंदर बताई गई है। वो कहता है सम इम्पोर्टेंट मेथड्स आर गैसियस डिफ्यूजन्स, थर्मल डिफ्यूजन्स, डिस्टिलेशंस। ठीक है, इन कामों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, लेज़र स्पेरेशंस, यानी कि अगर कार्बन हो उसके आइसोटोप्स मालूम करने हो, या हमने डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, डिस्टिलेशंस, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजन्स, और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रेशंस और लेज़र स्पेक्ट्रेशंस के लिए काम करना हो, तो हमें क्या, स्पेक्ट्रोमीट्री की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीट्री का टॉपिक हो गया। ठीक है, ये बाइंड करते हैं, अगर आया भी तो ये 4 नंबर का लॉन्ग आएगा, इसको आपने शॉर्ट से शॉर्ट करना है। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना, आप कर ही नहीं सकते हैं। आपने उसका नाम है क्या करनी है, ड्रा आउट करनी है इसकी डायग्राम जितना हो सके, और उसके ड्रा आउट करने के बाद आपने इसका साथ में क्या करना है, इसके जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ लाजमी करना है, ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद बच्चे मोर ओवर हमारे लेक्चर नंबर 2 में अगला शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी ही बुक का, एवरेज एटॉमिक मैसेज। थोड़ा सा जंप किया था, वो कहता है एवरेज एटॉमिक मैसेज, पहले हमने एटॉमिक मैसेज मालूम किए थे, अब हमने मालूम करना है एवरेज एटॉमिक मैसेज।
वो कहता है atomic masses of an element shows many examples of the functions values. Actually the atomic masses depend upon the number of possible isotopes and their natural abundance. Following example are solved. अब कहता है वो अगर नीचे वाली एग्जांपल आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। अब बच्चे अब बारी आई है लॉन्ग क्वेश्चंस की। अगर वो पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन देता है तो वो एग्जांपल्स को जरूर उठाएगा। तो न्यूमेरिकल अगर आपका आ जाता है पहले चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आना है तो इट मीन्स दैट वो या फिर एग्जांपल में से देगा या फिर आप पास पेपर को खंगाल के देख लें यानी कि उसका एनालिसिस करके देख लें या फिर वो किसका नाम है एक्सरसाइज से उठाएगा। लेकिन एक्सरसाइज से वो ज़्यादातर नहीं उठाता, ज़्यादातर एग्जांपल में से ही आता है। शॉर्ट ही है हमारी। एक्सरसाइज से अगर उठाएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 से उठाएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 से 19 से, क्वेश्चन नंबर 12 से और 21 से 22 से, ठीक है। इसके अलावा और किसी से नहीं उठाता, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 की मैं आपको लैदा प्रैक्टिस करवाऊंगा एक दिन पूरे में, ठीक है। एक लेक्चर पूरा हम लगाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। या जो बच्चे प्रैक्टिस जमा करवा देंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा एक असाइनमेंट के तौर पर। तो आज के हमने स्पेक्ट्रोमीट्री कर ली है। अब एवरेज एटॉमिक मास और एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। चलें, लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 1। कहता है अ सैंपल एक चीज़ को कहते हैं। ओवर नियॉन इज फाउंड, सैंपल ऑफ नियॉन हमें मिला है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, उसके आइसोटोप्स हैं 20/10 Ne, 21/10 Ne एंड 22/10 Ne। अब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा यानी कि कौन सा ज़्यादा अबंडेंस रखता है उसकी एवरेज मालूम करनी है। इन दी परसेंटेज ऑफ 19.92%, 0.22%, 8.82%। अब बच्चे जब आप 8.82% को 0.26% को जमा 19.92% को करेंगे तो ये 100 करना है आपने, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, सोल्यूशन है एवरेज एटॉमिक मास का। सिंपल सा आपका ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जांपल आती है, कभी कभी वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है तो ये मौजा हो जाता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है। लेकिन वो एग्जांपल नंबर 1 को कभी लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं देगा, वो शॉर्ट क्वेश्चन में देता है, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास हम किस तरह मालूम करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.92% से। तो मैंने आपको क्या कहा है, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके ले जाते हैं उधर। जिनके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर उठा लें, दिल थाम लें। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ऊपर वाले पार्ट से ना मिल जाए आपका। ठीक है, वो कहता है अ सैंपल ऑफ अ नियॉन इज फाउंड। अब उसकी जितनी अबंडेंस होगी उसके हिसाब से ही करेंगे ना हम, ठीक है। हमने मालूम करना है एवरेज, मैं लिखूंगा ए से एवरेज, एवरेज एटॉमिक इक्वल होगा 20 किसकी पाई जाती है, एन नियॉन 20/10 की। 10 क्या है उसका एटॉमिक नंबर, मास कितना होगा, इसमें क्या होगा एटॉमिक मास को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एटॉमिक
मैथ को मल्टीप्लाई कर देना उसकी अबंडेंस से। 20 मल्टीप्लाई बाय 90 20 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है, उसको हमने जमा करना है। आगे 21 आ जाता है। 21 उसके अबंडेंस अगली कितनी पाई जा रही है, ठीक है, उसके अबंडेंस पाई जा रही है बच्चे 0.26 यानी कि 0.26 0.26 मल्टीप्लाई बाय आगे 22 वाले की 22 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट पाया जाता है, 8.82%, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ओवरऑल कितना होता है, 100 होता है। ओवरऑल 100 होता है, तो हम 100 नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, ऊपर सारे को कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 20.18, यानी कि वो कहता है hence the average atomic mass of neon is 20.18, और साथ में आपने एक चीज लगानी नहीं भूलनी, that is unit। यूनिट क्या है इसका, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU लगाना आपने नहीं भूलना। तो आपने डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले क्या करना है, आपने ऊपर लिखना है रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद गिवन डाटा, गिवन डाटा के बाद आपने एक फॉर्मेट बनाना है। यहाँ गिवन डाटा पहले लिख लें, फिर रिक्वायर्ड लिख लें, फिर सोल्यूशन लिख लें, फिर फार्मूला लिख लें, फार्मूला, फिर सॉल्विंग लिख लें, सॉल्विंग करने के बाद रिजल्ट लाजमी लिखना है। वजह रिजल्ट का 1 नंबर लाजमी होता है केमिस्ट्री में, रिजल्ट का 1 नंबर लाजमी होता है, 4 नंबर आपने मिस नहीं करने। सबसे पहले सुन लें, दोबारा सुन लें, या अपनी कॉपी पैटर्न पास है तो लिख लें। सबसे पहले आपने गिवन डाटा देखना है, गिवन डाटा लिखने के बाद थोड़ा सा उसको एक पेज का ले जाना है। गिवन डाटा करने के बाद उसको क्या करना है, आपने रिक्वायर्ड का लिखना है, मार्कर से रिक्वायर्ड का लिखने के बाद आपने क्या चीज़ रिक्वायर्ड है वो लिखनी है। वो लिखने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद उसको सोल्व करना है। सोल्व करते वक्त हमने ना कोई यूनिट नहीं डालना, ठीक है, इस चैप्टर का कोई यूनिट नहीं डालना। तो अगर कहीं पे डालना होगा तो कट डाउन हो जाएगा, जहाँ पे होना होगा तो कट डाउन हो, जहाँ पे कट डाउन हो गया उसका मतलब परसेंटेज निकाली जा रही है। अगर कट नहीं हो रहा तो कोई और फार्मूला जनरेट हो रहा है, कोई और फार्मूले से कोई और यूनिट जनरेट हो रहा है, तो वो जो उसकी इकाई जो लास्ट यूनिट होगा वो जनरेट खुद ब खुद ही हो जाएगा। जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें मैं आपको साथ साथ करवाऊँगा, क्योंकि उसमें काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी है, उसके साथ साथ ही आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ज़्यादा फोकस किसके न्यूमेरिकल्स पे करना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर
8 के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं 4-4 नंबर के, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसकी एग्जांपल्स को दे दें तो वहाँ पे आपका बहुत ही भला हो जाएगा, आपका 8 नंबर का पेपर सोल्व हो जाएगा। और मेन जो गेम होती है वो 8 नंबर। अब आप देखें ना, आप 85 में से 8 नंबर ही निकाल दें तो इट मीन्स डैट कि आपने किया ही नहीं कुछ, यानी कि एग्जांपल्स की ही नहीं, ना चैप्टर नंबर 8 की किया, ना चैप्टर नंबर 1 की किया, ना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की किया, ना चैप्टर नंबर 1 की किया। कोई मुश्किल नहीं है, 8 नंबर निकाल दो तो इट मीन्स डैट कि आपने कितना 85 में से कितना पेपर का जान कर दिया है, 5 और 3, बाकी 77 पेपर 77 नंबर का पेपर रह गया। ठीक है, तो अगर आपको ये सॉल्व नहीं होता तो 77 नंबर में से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ले लेंगे। अगर आपने 80 प्लस या 85 तक जाना है तो आपको सब कुछ करना होगा बच्चे, हर चीज़ को देखना होगा। ठीक है, एम्पिरी का फार्मूला। अब टाइम 13 मिनट का हो गया, हमने पहले एग्जांपल कर ली है, उसके बाद हम एम्पिरी का फार्मूला की तरफ जाते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक था एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला, और इसका डिफरेंस करना है हमने। एग्जांपल 1 हमने कर ली है। ठीक है, अब वो कहता है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड एम्पिरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला, ये आपने पढ़ लेना है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेना है। वो कहता है before we go into the details of empirical and molecular formula of the compound, then we should be। अब empirical formula क्या होता था, molecular formula molecule की असल शक्ल को जाहिर करता था। empirical formula उसकी short test शक्ल जो होती थी उसको जाहिर करता था, उसको जाहिर करता था, उसको कहते थे हम। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालें तो mass of element in a compound over mass of compound, ठीक है, एक एलिमेंट की उसमें कितने है अबंडेंस है, वो उसके एनालिसिस करेंगे। तो उसको दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस आफ्टर द कंपाउंड इज subjective quantitative analysis in which the mass of the element is the simple sample of a compound is determined। अब इसमें क्या कह रहा है, आपने मेन आपने क्या करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन करनी है, या फिर अगर ये छोट क्वेश्चन आ जाता है आपने फार्मूला करना है। अब फार्मूले में क्या करना है आपने, मैं फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके हम एनालिसिस करते हैं एग्जांपल्स पे। ठीक है, वो कहते हैं परसेंटेज ऑफ एलिमेंट किसके में कैसे निकाली जा सकती है, मैस ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 आगे इसका मतलब है इसकी वो क्या ले रहा है, परसेंटेज ले रहा है। ठीक है, ये मैं रेस कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब फर्ज करें H2SO4 है, तो हमने एनालिसिस करना है। तो हमारे पास उसने फार्मूला दे दिया परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब हमने परसेंटेज मालूम करनी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है किसमें, इस कंपाउंड में। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 को नीचे रखेंगे, H2SO4 को नीचे रखेंगे। ठीक है, ऊपर किसके, हाइड्रोजन की मैस को रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस पे ही अगली एग्जांपल है, और वो एग्जांपल आई भी हुई है बोर्ड में। ठीक है, वो कहता है 8.678 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड्स वेयर
8.657 gram of a compounds were a compound into the element and gave 5.217 gram of carbon, यानी कि एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कार्बन टोटल तादाद कितनी है 8.657 ग्राम, कितनी है 8.657 ग्राम, जिसमें कार्बन कितनी है 5.217 ग्राम, ठीक है, और हाइड्रोजन है 0.962 ग्राम, ऑक्सीजन है 2.478 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड अंडर स्टडी। अब सोल्यूशन फार्मूला है, ऊपर वाला फार्मूला लगाना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये ऐसे मिनटों में हो जाना है। मैस ऑफ कार्बन ओवर मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ हाइड्रोजन ओवर मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ ऑक्सीजन ओवर मैस ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। ऊपर भी ग्राम में उसने फार्मूला दिया, और अगर किलोग्राम में दे दिया फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा, ग्राम ग्राम से कट जाएगा। 5.217 को जब डिवाइड करेंगे 8.657 से, तो जो भी रेशो या वैल्यू निकलेगी उसको 100 से अप्लाई करेंगे। असल में जो वैल्यू निकलेगी वो 0.6028 है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.28 आ जाएगा। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है 0.962 को डिवाइड करेंगे 8.657 से, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.111111, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और राउंड ऑफ करेंगे तो 11.11 आ जाएगा। उसके बाद है मैस ऑफ ऑक्सीजन कितना है 2.478 है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मैस ऑफ कंपाउंड से, जिससे हमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है। तो 2.478 को हम डिवाइड करेंगे 8.657 से, तो वो आ जाएगा 0.2862, ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो वो कितने आ जाएगा 28.62%, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आपने लिखना है, द अबव रिजल्ट टेल अस द 100 ग्राम ऑफ द गिवन कंपाउंड्स देयर आर दी, यानी कि टोटल करोगे तो 100 ग्राम आएगा, यानी कि वो कह रहा है कि 16.28 को 11.1111 को, हमारे पास वैल्यूज कौन सी आई हैं, 16.28 को प्लस करो 11.1111 से, उसको प्लस करो 28.62 से, ठीक है। अब कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। कैलकुलेटर से करेंगे, ये बच्चे रोटेट नहीं हो रहा, चले ऐसे कर लें, 16.28 प्लस 11.1111 प्लस 28.62, तो ये 100% आ जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट वहाँ पे हमारे पास भी नहीं था क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है, तो इस वजह से 100 से ऊपर जा रहा है, तो तकरीबन वो किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया हुआ है, ठीक है। वो यही चीज़ नीचे बताना चाह रहा है। वो कहता है above result is tell us the 100 gram of the given compounds there is a 16.62 gram of carbon, ठीक है, हाइड्रोजन कितनी है 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, 28.62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है कंपाउंड के अंदर, ठीक है। ये CHO यानी ग्लूकोज का असल में दिया गया था आपको प्रैक्टिकल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, उसने एम्पिरिकली पूछा है। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर आ जाए, वो कहता है इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला, इसकी एग्जांपल भी है,
एम्पिरिकल फार्मूला ये जस्ट सिंपल फार्मूला होता है। It is the simplest formula that gives us the small values or ratios between the atoms and different atoms। ठीक है, आपने जस्ट इसका एक बार पढ़ना है आपने, कल इसका फर्दर लेक्चर होगा, आपने बाकी प्रैक्टिकल करना है एग्जांपल नंबर 1 का, एग्जांपल नंबर 2 का, उसकी और स्पेक्ट्रोमीट्री की जो डायग्राम है उसको बनाना है, और जो मैंने ग्राफ करवाया है वो करना है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई है आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह फेसबुक पर या फिर उसका नाम है यूट्यूब पे या फिर किसी जूम पे, जिस तरह भी पॉसिबल हुआ हम लाइव सेशन भी करवाएंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।